Hello guys, welcome all of you to online class. Today we read कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब। कंपनी के अफसर नवाब बने थे तो किस टाइप से बने थे? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है और अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करती है। बिज़नेस के साथ ही वो फोर्टिफिकेशन इस्टेब्लिश करने लगती है और उसकी नवाब के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं और प्लासी का युद्ध होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी लास्ट वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि कंपनी के अफसर अभी तक तो अपनी एक नवाब को गद्दी पे बैठे रहने देते थे, एक तरीके से कठपुतली नवाबों के सहारे काम करते थे, लेकिन अब खुद नवाब बनते हैं तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी, क्यों वो खुद नवाब बनने लगे? खुद उन्होंने जिस चीज़ से वो बचते थे कि हम अपनी शासन सत्ता को अपने अंडर में नहीं लेंगे, सिर्फ वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे कि हमें कंपनी के लिए काम उनके मनमाने ढंग से चलता रहे, नवाब उनके हिसाब से चलते रहें और वो ये सारी सत्ता ये सारी चीज़ें नहीं संभालना चाहते। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि वो खुद नवाब उनको बनना पड़ गया? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं आगे। लेट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और अपना टॉपिक है हमारा कंपनी ऑफिसर्स बिकम नबोब्स। नबोब्स मीन्स नवाब के लिए बोला गया है, वर्ड है नबोब्स, नवाब के लिए। ये व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब बनने का क्या मतलब है? नवाब वर्ड का क्या मतलब है? इट मीन ऑफ कोर्स that the company acquired more power and authority, but it also means something else. Each company servant began to have visions of living like nawabs. इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी को एक्वायर्ड ज़रूरत जो थी या मौजूद थी, मोर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर और अथॉरिटी ताकत की ज़रूरत थी, लेकिन इससे कुछ और भी फ़ायदे थे, कुछ और भी चीज़ें थी। समथिंग एल्स, कुछ और भी था, इसका मतलब कुछ और भी था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक्स नवाब। और क्योंकि इसका मतलब ये एक तरीके से ये हो सकता है कि कंपनी का हर एक सर्वेंट, हर एक कर्मचारी नवाबों की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। विजन्स मीन्स उसका लक्ष्य होता था, उसका ख्वाब होता था कि वो नवाबों की तरह अपनी ज़िंदगी जिए। आगे देखते हैं, दिया है after the battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. प्लासी के लड़ाई के बाद, बैटल के बाद, बंगाल के जो एक्चुअल नवाब थे वो उन्होंने मतलब कंपनी ने उन एक्चुअल नवाब को इस बात के लिए मजबूर कर दिया, फोर्स करना शुरू कर दिया कि वे कंपनी के ऑफिसर्स को गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट के तौर पे बहुत सारी ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ही भारत में बहुत सारी, फॉर्चून मीन्स एक तरीके से बोलेंगे एकदम स्वर्ग कर लेना, बहुत आलीशान चीज़ें बनवा लेना, तो मतलब उसने अपनी खुद की बहुत सारी बेहिसाब दौलत इंडिया में अपनी इकट्ठी कर ली थी। ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18, व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया। हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ डॉलर में 401,102। रॉबर्ट क्लाइव मतलब जब 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था, मद्रास जो कि अब चेन्नई है, जिसका नाम चेंज करके चेन्नई किया गया है, तब उसकी एज 18 ईयर्स थी मात्र। और 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद यहाँ से वापस जाता है, तब उसकी जो अपनी खुद की कमाई थी, अपनी जो कहते हैं कि दौलत होना, वो 401,102 पाउंड थी। ये पाउंड्स का सिंबल है। इंटरेस्टिंगली, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of the vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे गवर्नर बनाने के लिए कंपनी ने इसलिए गवर्नर बनाया था कि वो कंपनी के अंदर जितना भी
करप्शन फैला हुआ है उसको ख़त्म कर सके, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे खुद उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन में उसके ऊपर जांच खुद बैठालनी पड़ गई कि 1772 में कि इस संदेह पे कि इस सस्पिशियस चीज़ पे, मतलब इस शक के आधार पे कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी इतना वास्ट वेल्थ, मतलब इतनी अपार धन संपत्ति जो है वो कैसे हुई, इस शक के पीछे, इस संदेह के पीछे ब्रिटिश पार्लियामेंट को खुद उसके ऊपर जांच बैठानी पड़ गई। और उसके ऊपर जो आरोप ये लगाए गए थे कि उसकी जो कमाई है वो सही नहीं है, मतलब कहते नहीं ज़बरदस्ती का धन, गलत तरीके से धन कमाया गया है। तो उस चीज़ के जो आरोप उसके ऊपर लगे थे, इक्वेटेड मीन्स बरी कर दिया उनसे, वो बरी तो हो गया, मतलब वो सही तो साबित हो गया, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील हुआ कि उसने 1774 में सुसाइड कर लिया। Yeah, however, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many did an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सारे ऑफिसर्स क्लाइव की तरह पैसे वाले बन पाए, धन मनी को कलेक्ट कर पाए, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो डिजीज़ के कारण या किसी वॉर के कारण बहुत कम एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत सारे उनमें से हम इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनको हम लोग करप्ट या डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते हैं, बट मतलब बहुत सारे हम ये नहीं कह सकते कि वो सब करप्ट ही थे, डिसऑनेस्ट ही थे। और बहुत सारे ऐसे थे इसलिए नहीं बन पाए पैसे वाले क्योंकि वो बहुत जल्दी डिसीज़ के कारण या फिर वॉर के कारण उनकी डेथ हो गई थी। मैनी ऑफ देम कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life। और उनमें और बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि एक बहुत सिंपल फैमिली से थे, जिनका बैकग्राउंड जो था वो बहुत हम्बल मीन्स बहुत साधारण था। और उनकी इच्छा क्या थी कि वो सिर्फ पैसा कमाने की ही इच्छा से वो इंडिया आए थे और ब्रिटेन में जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड किया था, मतलब बहुत आरामदायक ज़िंदगी जी थी। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। और वो जीते जी अपनी जो मनी थी उसको लेके वापस लौटे यहाँ से और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा फ्लॉन्टेड देयर रिचेस में अपना आलीशान जीवन उन्होंने बिताया। दे वर कॉल्ड नवाब्स, एन एंग्लिसाइड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। ये जो नवाब वर्ड है ये इंडिया में चेंज किया गया था, ये अपने इंग्लिश वर्जन का वर्ड था। मतलब they were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons। और उन्हीं लोग नए बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को, हम लोग जो नवाब थे उनको नए अमीर या सामाजिक तरीके से बहुत अप स्टार्ट, मतलब बहुत ऊंची हैसियत वाले लोगों को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लोग जो एकदम नीचे की सोसाइटी से थे, कम एकदम सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे, ये रातों रात एक तरीके से धनी हो गए थे, बहुत ऊपर आ गए थे। और बाद में इन लोगों का क्या किया कि दे वर रिडिकुलेड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स, कि इनका नाटकों में या कार्टून्स में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी रूल एक्सटेंड्स, कंपनी का रूल मीन्स शासन एक्सटेंड मीन्स फैल गया था। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857 सर्टेन की एस्पेक्ट एमर्ज। अगर हम लोग देखें कि 1757 से 1787 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के बहुत सारे राज्यों पे अपना कब्जा कर लिया था। और उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं, सर्टेन एस्पेक्ट इमर्ज मीन्स बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लिया था और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में सामने आती हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी इनसाइड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स फ्लुएंस before annexing an
इंडियन किंगडम, अगर हम लोग देखें तो किसी भी अननोन प्लेस पे रेयरली मतलब कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, किसी भी अनजान इलाके पे कंपनी क्या करती थी, सीधे सैनिक हमला नहीं करती थी, कभी भी नहीं करती थी। उस वो क्या करती थी, जितनी भी इंडियन पॉलिटिकल एरिया है, भारतीय रियासतें जो थीं उनको भी कब्जे में लाने के लिए वो अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करती थी। जैसे कुछ पॉलिटिकल तरीके थे, इकोनॉमिक तरीके थे, पैसे का लालच देके, या कोई भी डिप्लोमेटिक मैनेज में चालें चल के, कूटनीतियों का इस्तेमाल करके वो उन्हें अपने अंडर में लेने की कोशिश करती थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट्स, दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब्स वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। हम लोग बोल सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो 1764 में हुई थी, कंपनी ने जितनी भी भारतीय रियासतें थी या इंडियन रेसिडेंट एरिया थे उन पे अपने अपने रेजिडेंट्स, मतलब अपने अपने सैनिक एक तरीके से तैनात कर दिए थे। देवर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट, ये एक तरीके से पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट होते थे जो अपनी जॉब के लिए कंपनी के प्रति इंटरेस्टेड होते थे और उनकी सेवा करते थे, उनके कंपनी के मतलब हितों की को ध्यान में रखते थे और उन्हीं की सेवा करके आगे बढ़ते थे। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिसर्स बिगन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। समटाइम द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। According to the term of alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि रेजिडेंट के थ्रू, मतलब जो सिपाही वो लोग तैनात करते थे उसके थ्रू कंपनी के जो अधिकारी थे वो हमारे यहाँ के इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स, मतलब भीतरी मामलों में भी इंटरफेयर करने लगे थे। जैसे कि ऐसे बहुत सारे मामले थे, जैसे कि अगला सक्सेसर कौन होगा थ्रोन का, मतलब अगला राजा कौन बनेगा, किस पद पे किसको बिठाया जाएगा, कौन सा पद किसको दिया जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया जाएगा, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी जो कंपनी के अफसर खुद तय करना चाहते थे, खुद डिसाइड करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पे क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, सहायक संधि। सहायक संधि मतलब कुछ ऐसी संधियाँ कर लो, जैसे सहायक संधि का मतलब ही उसके नाम से निकल रहा, सहायक मतलब सहायता देने वाली, और संधि मीन्स संबंध एक तरीके से था, क्योंकि आपस में कुछ ऐसी संधियाँ कर लो जिससे कि हम समझौते कर लो जिससे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, उसके बदले में ये कुछ लेंगे। तो ऐसी सहायक संधियाँ भी थोप दी थी, जो कि बाद में रियासतों पे क्या करती थी, अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस, मतलब इस संधियों के अकॉर्डिंग वो ऐसे बंदोबस्त मना लेती थी जिससे कि वो लोग अपनी इंडिपेंडेंट आर्म, मतलब अपनी सेनाओं को अपने अधिकार नहीं दे पाते थे, मतलब उनकी जिन नवाबों की सेना होती थी वो खुद उनके अंडर में काम नहीं कर पाती थी, वो कंपनी के मनमाने हिसाब से काम करती थी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। और साथ ही में जो सहायक ये जो सेना रखी जाती थी उसके रख रखाव के लिए पैसे भी उन्हें कंपनी ही देती थी, मतलब उनको मेंटेनेंस के लिए जो पैसे थे, प्रोटेक्शन के लिए जो पैसे थे, वो सारी क्या कंपनी ही देती थी। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनाल्टी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल 1798 to 1805 द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. मतलब हम लोग अगर जो इंडियन रूलर्स थे वो अपने पैसे देने से कंपनी को पूरे नहीं दे पाते थे तो कंपनी उन पे जुर्माना लगा देती थी, मतलब जो पैसे वो कंपनी पेमेंट मांगती थी अगर रूलर्स उनको पे नहीं कर पाते थे तो कंपनी जुर्माने के तौर पे क्या करती थी, उनकी ज़मीनों का या उनके राज्य का आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेती थी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि रिचर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे वो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहे थे, उनका टाइम पीरियड है। उस टाइम उन्होंने क्या किया था कि
कि अवध के नवाब को पैसे देने के लिए, पेमेंट के लिए कहा, और उन्होंने मतलब वो पेमेंट पूरा नहीं कर पाए थे, और उसी के पूरा पेमेंट नहीं कर पाए थे, उसकी सब्सिडरी फोर्स के लिए, मतलब सहायक सेना के लिए पूरे पैसे नहीं दे पाए थे। तो 1801 में नवाब रिचर्ड वेलेस्ली ने कंपनी, जो उनका राज्य का आधा हिस्सा था, वो कंपनी को देने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया था। और इसी तरीके से हैदराबाद के भी बहुत सारे इलाके जो थे वो कंपनी ने अपने अंडर में छीन लिए थे। इधर साइड में देखो एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर के नीचे लिखा है फिगर 6, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विद हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट पेंटेड बाय टिली कैटल। मतलब ये जो पिक्चर है वो नवाब सिराजुद्दौला हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट में अपने बेटों के साथ खड़े हुए हैं, और ये जो पिक्चर है वो टिली कैटल के थ्रू बनाई गई है। दिया है द ट्रीटीज that followed the battle of Buxar forced Nawab Sirajuddaulah to give up much of the authority. Hence, however, he poses in regal splendor, towering over the resident। मतलब बक्सर का जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो ट्रीटीज, संधियाँ, जो समझौते हुए, उसके बाद नवाब सुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला है, सॉरी, सुजाउद्दौला के ज़्यादातर जो हिस्से थे, ज़्यादातर जो उनके क्षेत्र थे, वो उनसे छीन लिए गए थे, और रेजिडेंट के सामने उनकी जो ये शानो शौकत दिखाई जा रही थी ना, स्प्लेंडर, टॉरिंग, मीन्स शाही शानो शौकत जो दिखाई दे रही है, ये सिर्फ एक नाम मात्र की ही रह गई थी। उसके नीचे एक कुछ मीनिंग्स दी हैं, दो दिया है, इंजंक्शन मीन्स इंस्ट्रक्शंस, और सबसर्वाइंस मीन्स सबमर्सिवनेस मीन्स दब जाना किसी के अंडर में, सर्विसनेस मीन्स मतलब वर्ड जो दिया है सब सर्विसेंस मीन्स कि सर्विस से बन गया, तो किसी के अंडर में सर्विस करना, उसके अंडर में दब जाना। वॉट पावर डिड द रेजिडेंट हैव, मतलब रेजिडेंट की क्या ताकत होती थी, ये हम लोग, दिस इज वॉट जेम्स मिल द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम स्कॉटलैंड रोट अबाउट द रेजिडेंट अपॉइंटेड बाय द कंपनी के थ्रू जो रेजिडेंट अपॉइंट किए जाते थे, तो उसके बारे में स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर जेम्स मिल ने क्या कहा है, देखते हैं। वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली इज द किंग ऑफ द कंट्री whatever injunctions of non interference he may act under। अगर हम लोग कहें तो रेजिडेंट जो होता था वो उस जगह का जहाँ पे वो नियुक्त किया जाता था, उस जगह का एक तरीके से राजा होता था, हम उसके काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, उसे मन चाहे आधार पे अपना काम करने की छूट दे रखी गई थी। एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट in perfect service and does what is agreeable to the resident, that is to be British government, things go on quietly, they are managed without the resident appearing much in the administration of affairs, but when anything of a different nature happens, the moment the prince take a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसे एक तरीके से स्थानीय राजा पूरी तरीके से हम लोग कह सकते थे कि वहाँ की जो ज़मीन, जो भी क्षेत्र था, वो पूरी तरीके से उसके अंडर में था, और रेजिडेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करता था, उसे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती रहती थी अगर वो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और शासन के जो उतने भी काम थे रेजिडेंट की, बिना किसी इंटरफेयर्स के सब कुछ सही से चलते थे, और जब भी कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से अगर कम होती थी, तो जो भी राजा होता था वो ऐसा कोई रास्ता अपनाता था, ऐसी कुछ चीज़ें अपनाता था जिससे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो उसे गलत ना माने, और उन दोनों के बीच, मतलब उस रेजिडेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच भी कोई टकराव, कोई क्लैश या फिर कोई डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, शेर मैसूर के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। टीपू सुल्तान को ये मैसूर के थे। The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern
इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। जब कंपनी अपनी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चीज़ें उसको खतरे में दिख रही थी कंपनी को, तो कंपनी ने डायरेक्ट सैनिक लड़ाइयों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। और इसी तरीके से जो साउथ का इंडियन स्टेट था, हमारा सदर्न इंडियन स्टेट मैसूर था, वहाँ एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब कंपनी को अपनी चीज़ें खतरे में दिखने लगी तो उसने मिलिट्री के सहारे से रास्ता अपनाने शुरू कर दिए। The Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali ruled from 1761 to 1782 and his famous son Tipu Sultan ruled from 1802 to 1799। मतलब है जो मैसूर एरिया था वो एक शक्तिशाली राजा हैदर अली के नेतृत्व में बढ़िया तरीके से शक्तिशाली राज्य बन चुका था, जिसने शासन जो किया था वो 1761 से 1802 तक किया था। और उसके बाद उसके बेटे ने जो फेमस सन टीपू सुल्तान, उन्होंने शासन किया था 1802 से 1799 तक। बहुत ताकतवर बन चुका था ये क्षेत्र। उसके बाद मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डामम। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डामम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और 1780 मतलब ये जो मालाबार तट था, वहाँ पे जो व्यापार होता था, जो बिजनेस होता था, वो मैसूर के अंडर में आता था। मतलब जो मालाबार तट से कंपनी व्यापार करती थी, वहाँ वो जो एरिया था वो मैसूर के अंडर में आता था, इसलिए जहाँ से कंपनी अक्सर काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपनी रियासत में पड़ने वाले इस बंदरगाह से ये हमारी सैंडलवुड चंदन की लकड़ी होती है, पीपर, काली मिर्च और कार्डामम इलायची जैसी चीज़ों को बेचने पे, निर्यात करने पे, एक्सपोर्ट करने पे रोक लगा दी। और साथ ही में टीपू सुल्तान मतलब इन्होंने जितने वहाँ के मर्चेंट्स थे, लोकल मर्चेंट्स, उनको कंपनी के साथ बिजनेस करने पे भी रोक दिया। ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड अ close relationship with the French in India and मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और वो टीपू सुल्तान भारत में जो फ्रांसीसी बिजनेसमैन थे, फ्रांसीसी लोग थे, उनके साथ उनके क्लोज रिलेशनशिप थी और उनकी हेल्प से अपनी आर्मी को, अपनी सेना को वो मॉडर्न बनाना चाहते थे। एक पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, देखो ये दिया है, फिगर 8, लॉर्ड कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेक्स पेंटेड बाय डेनियल ऑल में 1793। मतलब टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक बना लिया था कॉर्नवालिस ने और उनके सामने उनको पेश किया जा रहा था। और ये पिक्चर जो थी वो डेनियल आर्म के थ्रू बनाई गई थी 1793 में। The other company forces were defeated by हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। कंपनी की फोर्स जो थी वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ कई बार युद्ध में हार गई थी। और बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मराठा, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद and the company, Tipu was forced to sign a treaty with the British by which 2 of his sons were taken away as hostages. British painters always liked painting scenes that showed the triumph of the British power। और 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त सेना के बाद जो टीपू सुल्तान को मतलब इतनी, क्योंकि जो मराठे थे और जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो कंपनी के साथ मिल के उन्होंने अटैक किया था, तो टीपू सुल्तान को क्या ट्रीटी करनी पड़ी थी, संधि करनी पड़ी थी। और संधि के अनुसार जो था, उनके बेटों को, उनके सन्स को टीपू सुल्तान के अंग्रेज़ों ने बंधक बना के अपने पास रख लिया था। और ऐसी पिक्चर्स को बनाने के लिए हमेशा ब्रिटिश जो पेंटर्स थे वो तैयार रहते थे, जिससे कि वो ये दिखा सकें कि ब्रिटिश पावर जो है वो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है और वो हमेशा जीतती रही है, वो ये दिखाना चाहते थे। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, they saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous ruler who had to be controlled and cursed.
Force wars were fought with Mysore 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799. Only the last battle of Srirangpattam did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Srirangpattam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyas and the subsidiary alliance was imposed on the state. लोग बोल सकते हैं कि टीपू सुल्तान द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस बोल सकते हैं, आग बबूला हो चुके थे ऐसी चीज़ों से. दे सा हैदर एंड टीपू वॉज एम्बिशियस. वो आग बबूला किस चीज़ से हुए थे? क्योंकि टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप कर ली थी और अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे थे इस चीज़ से. तो टीपू वो देख रहे थे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, एरोगेंट मीन्स घमंडी और डेंजरस, खतरनाक रूलर हैं. और उनको देख के ऐसा लगता था कि ऐसे रूलर्स को उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्रश्ड मीन्स उनके शासन को कुचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसके बाद उन्होंने 4 लगातार युद्ध किए 1767 से 69 तक, 80 से 84 तक, 90 से 92 तक और लास्ट जो था 99 में था. श्रीरंगपट्टम में कंपनी को लास्ट टाइम बहुत बड़ी एक तरीके से बोल सकते हैं सक्सेस मिली, विक्ट्री, उन्होंने जीत हासिल की. अपनी राजधानी की सुरक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो थे वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में ही मारे गए और मैसूर पर पुराने वोडियार राजवंश को सौंप दिया गया था. जो कोई पुराना राजवंश था वोडियार राजवंश, उसको मैसूर की डायनेस्टी सौंप दी गई थी. और मैसूर के साथ जो अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली थी एंड अ सब्सिडरी अलायंस, और सहायक संधि करके उनको दे दिया गया था. दिया है द लीजेंड ऑफ टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान की एक कहानी दी है. किंग्स ऑफ ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू फॉल्कलोर. राजाओं की छवि अक्सर हम लोग जो हैं वो जनता के बीच सुनते हैं, उनकी कहानियाँ अक्सर सुनने को मिलती हैं जिससे उनकी ताकतों के बारे में हम लोग बताते हैं. हेयर इज़ अ लीजेंड अबाउट टीपू सुल्तान हु बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1882. जो 1782 में मैसूर के राजा बने थे टीपू सुल्तान, उनके बारे में भी एक कहानी है कि इट सेड दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद द फ्रेंच फ्रेंड, कि वो एक बार अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ जंगल फॉरेस्ट में शिकार के लिए गए हुए थे. देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर. वहाँ पे उन्होंने एक शेर के साथ उनका सामना हुआ था और हिज गन डिड नॉट वर्क एंड हिज डैगर फेल टू द ग्राउंड. और उनके उस टाइम पे उनकी बंदूक ने भी वहाँ पे साथ नहीं दिया था. उनकी ड्रैगर जो कटार होती थी छोटी सी तलवार की तरह, वो भी वहाँ पे ज़मीन पे गिर गई थी. ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड अंटिल द मैनेज टू रीच डाउन एंड पिक अप द ड्रैगर. फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल. आफ्टर हिज केम to be known as the Tiger of Mysore and had to be image the tiger on his flag. और ऐसे टाइम पे उन्होंने फिर भी बिना किसी शस्त्र के ऐसे ही शेर का सामना किया और तब तक लड़ाई लड़ी जब तक आखिरी में वो पहुँच के कटार तक उन्होंने कटार उठा नहीं ली और शेर को मार दिया. और तब से वो शेर मैसूर मतलब टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने लगे थे. और उनके जो झंडे पे तस्वीर होती थी वो भी शेर की ही पिक्चर बनाई जाती थी. एक ये देखो दिया है टीपू टॉय टाइगर, टीपू का खिलौना शेर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोसेस्ड. ये एक बहुत बड़ी मशीनी खिलौने की पिक्चर है. यू कैन सी अ टाइगर मॉल्टिंग एन यूरोपियन सोल्जर, जिसमें दिखाया गया है कि एक बड़ा सा टाइगर जो है वो यूरोपियन सोल्जर्स को दबाए हुए हैं. और व्हेन इट्स हैंडल वॉज टर्न द टॉय टाइगर रोड एंड सोल्जर्स सिल्ड. जब ये टॉय हैंडल घुमाया जाता था तो ये जो नकली शेर था, खिलौने वाला शेर था, ये दहाड़ता था और सिपाही अंदर से चीखता था, ऐसी आवाज़ आती थी. द टॉय टाइगर इज़ नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन. और ये खिलौना आज के टाइम पे लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है. फॉर द ब्रिटिश लुक्ड इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम ऑन 4 मई 1799. जब 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, तब अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ वहाँ पे ले गए थे.
एक एक्टिविटी दी है, इमेजिन दैट यू हैव कम across two old newspaper reporting on the battle of Srirangpattam and the death of Tipu Sultan. One in is a British paper and other is from Mysore. Write the headline for each of the टू न्यूज़पेपर। एक इमेजिन आपको करना है कि श्रीरंगपट्टनम का और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर छापनी है। दो पुराने न्यूज़पेपर मिलते हैं, एक ब्रिटेन का और एक मैसूर का। इन दोनों न्यूज़पेपर के बारे में हम लोगों को इमेजिन करके एक हेडलाइंस लिखनी है कि अगर हम ब्रिटिश की तरफ से न्यूज़पेपर छापेंगे तो क्या हेडलाइन लिखेंगे, और अगर हम मैसूर की तरफ से न्यूज़पेपर छापेंगे तो क्या हेडलाइन लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। फिर उसके बाद दिया है वॉर विद मराठास, मराठों के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी आल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। 18th century के लास्ट तक कंपनी ने मराठों की पावर पे भी बहुत काबू कर लिया था और उसे ख़त्म करने के लिए सोचने लगी थी। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, गायकवाड़ एंड भोंसले। तो ये मतलब 1761 में पानीपत की थर्ड लड़ाई के बाद की हार के बाद दिल्ली में मराठों का जो सपना था शासन करने का वो तो बिल्कुल टूट ही चुका था, क्योंकि उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया था और इसके बाद जो उनकी बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों को दे दी गई थी। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head. Based in Pune, Mahaji Sindhia and Nana Fandji were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. लोग बोल सकते हैं कि ये जितने भी सरदार होते थे ये एक पेशवा के अंदर में, मतलब एक प्रिंसिपल मिनिस्टर के अंदर में अपने सारे कॉन्फिडरेंसी बोलेंगे, अपने सारे राज्यों का एक समूह के सदस्य होते थे। और ये जितने भी पेशवा होते थे ये सारे राज्यों के समूहों को सैनिक और वहाँ के प्रशासकों का प्रमुख होता था पेशवा, और वो पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18th century के लास्ट दो फेमस मराठा सोल्जर्स और एक तरीके से बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल्स भी थे। The Maratha were subdued in the series of wars in the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai. There was no clear victor. मतलब मराठों को एक के बाद कई युद्ध कंपनी के साथ करने पड़े और लास्ट में मराठे मजबूर हो गए थे अपनी हार मानने के लिए। पहला युद्ध जो था वो 1782 में सालबाई की संधि मतलब ट्रीटी के साथ ख़त्म हुआ था, जिसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 05 was fought on different fronts, resulting in British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. और इसके बाद दूसरा जो वॉर हुआ था वो 1803 से 5 तक कई पक्षों पे हुआ था, और जिसमें रिजल्ट जो आया था वो उड़ीसा और यमुना के और नॉर्थ के जो एरिया थे आगरा और दिल्ली सहित वो बहुत सारे राज्य अंग्रेजों के कब्ज़ों में आ चुके थे। और फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ द 1817 to 19 क्रश्ड मराठा पावर्स, और 1817 से 19 तक तीसरा जो युद्ध हुआ था उसने अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरीके से कुचल दिया था। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन, और पेशवा को पुणे से हटा के कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के तौर पे भेज दिया गया था कि पेंशन। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्याज, और अब कंपनी ने विंध्य के साथ जितने भी साउथ के पूरे इलाके थे उन पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। आगे के टॉपिक को द काल्म ऑफ पैरामाउंटेसी मतलब कंपनी की जो सर्वोच्चता थी उसके टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।